नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का जो पंचम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, यानी प्राचीन संस्कृत साहित्य। अब यह जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसमें हम पढ़ रहे हैं महाकवि बिल्हण का विक्रमांक देव चरितम। और यह जो विद्यार्थी विक्रमांक देव चरितम नाम का महाकाव्य है, इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। और प्रथम सर्ग में जो कवि बिल्हण हैं वो अपने काव्य की भूमिका बनाते हुए देखिए क्या कहते हैं। देखिए पहला जो है, देखिए ये जो है हमारा 16वां श्लोक है। और श्लोक क्या कहता है, देखिए व्युत्पत्तिरावर्जित कोविदापि न रंजनाय क्रमते जड़ानाम न मौक्तिक छिद्रकारी शलाका प्रगल्भते कर्मणि टंकिकाया। क्या कहते हैं कि व्युत्पत्ति आवर्जित, व्युत्पत्ति को आप जानते हैं, और आवर्जित कहते हैं आकृष्ट, यानी व्युत्पत्ति से ही जो आकृष्ट करने वाले हैं। कोविदापि यानी जो विद्वान हैं, यानी जो विद्वान ऐसे होते हैं जो व्युत्पत्ति से ही क्या करते हैं, आकृष्ट करते हैं ऐसे। तो क्या कहा कि व्युत्पत्ति आवर्जित कोविदापि, कि व्युत्पत्ति से जो आकृष्ट किए जाते हैं ऐसे कोविद कहते हैं विद्वान सा। न रंजनाय क्रमते जड़ानाम, कि न माने नहीं, रंजनाय कहते हैं आनंद के लिए होते हैं, किसके लिए, जड़ानाम, जो जड़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों को जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह आनंदित नहीं कर सकते। तो देखिए व्युत्पत्ति का तात्पर्य होता है व्युत्पत्ति यानी उसका अर्थ बताना, और आवर्जित कहते हैं उससे जो आकृष्ट करते हैं, और कोविदापि कहते हैं, कोविद कहते हैं विद्वान को, विद्वानों को। और न रंजनाय, न माने नहीं, रंजनाय कहते हैं प्रभावित करने के लिए, क्रमते होते हैं जड़ानाम, मूर्खों को। यानी जो व्यक्ति काव्य लिखता है, जो व्युत्पत्ति शास्त्र लिखता है, तो व्युत्पत्ति जो शास्त्र है वो मूर्ख व्यक्तियों के, यानी जो जड़ व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के आनंद के लिए नहीं होता है। इसमें क्या बताया है कि विद्वानों को आकृष्ट करने वाली भी व्युत्पत्ति, लोक और शास्त्र का व्यापक ज्ञान अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का मनोरंजन करने में समर्थ नहीं है। क्या कहा कि व्युत्पत्ति आवर्जित, कि जो व्युत्पत्ति होती है और जो आवर्जित माने जो आकृष्ट करती है, कोविदापि विद्वानों को, यानी जो व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति से तात्पर्य क्या है कि जो ज्ञान होता है, जो वस्तु की उत्पत्ति आदि के विषय में बताता है, ऐसा जो ज्ञान है, जो ज्ञान विद्वान व्यक्तियों को आकृष्ट करता है, वह ज्ञान मूर्ख व्यक्तियों को मनोरंजन नहीं कर सकता है, मूर्ख व्यक्तियों को भाता नहीं है। किस प्रकार से कि न मौक्तिक छिद्रकरी शलाका, कि न माने नहीं, मौक्तिक कहते हैं मोती में, छिद्रकरी कहते हैं छिद्र करने वाली जो शलाका होती है, जो सलाई होती है जिससे मोती में छिद्र किया जाता है। प्रगल्भते कर्मणि टंकिकायाः, कि टांकी के काम में सक्षम नहीं होती है। क्या बताया कि जो टांकी होती है उस टांकी के काम में वह काम नहीं आ सकती है। यानी जो पत्थर होता है, पत्थर को जो काटा जाता है वो टांकी से काटा जाता है। जैसे आपके घर पे अगर काम होता होगा तो आप देखते होंगे एक लोहे की छेनी जैसी रखता है, वो टांकी बोलते हैं उसको, और उससे हथौड़े से वो ठोक ठोक करके क्या करता है, पत्थर को एक जैसा करता है, तो उसको बोलते हैं विद्यार्थियों हम टांकी। तो इसमें क्या बताया है कि जो मोती में छिद्र किससे किया जाता है, सलाई से, सुई से, और मोती में छिद्र सुई से किया जाता है, तो उस सुई के द्वारा उस पत्थर को नहीं काटा जा सकता जिस पत्थर को टांकी काटती है। किंतु इसी प्रकार से, ये तो उदाहरण दे दिया आपके लिए, क्या कहते हैं व्युत्पत्ति आवर्जित कोविदापि, कोविद कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, और विद्वान व्यक्तियों को जो अपनी व्युत्पत्ति से आकृष्ट कर लेती है, ऐसी भी न रंजनाय क्रमते जड़ानाम, वह दुष्ट व्यक्तियों को आनंदित नहीं कर पाते।
यानी जो व्युत्पत्ति है जो विद्वान व्यक्तियों को आकर्षित कर देती है, वह व्युत्पत्ति मूर्ख व्यक्तियों को आनंद उत्पन्न नहीं कर सकती। कैसे? जिस प्रकार से एक मोती में छिद्र करने वाली जो सलाई होती है, जो सुई होती है, वह टंकी प्रगल्भते कर्मणि टंकिकायाः, कि वह जिस प्रकार से टांकी का काम नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से जो व्युत्पत्ति, जो वेद शास्त्र आदि का ज्ञान जो विद्वानों को आकृष्ट कर लेता है, वह मूर्ख व्यक्तियों को आकृष्ट नहीं कर सकता है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें जब आप विशेष लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसको रेखांकित कर देंगे, विवरण चिन्ह डाल देंगे और नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे। क्या लिखना है? इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों? उपजाति छंद है। इसको रेखांकित कर देंगे आप। दूसरी पंक्ति लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। और इसको रेखांकित कर देंगे। अब बात आती है व्याकरण टिप्पणी की। तो देखिए, जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो ये जो व्याकरण होती है, देखिए सबसे पहले जो आप लिखेंगे रंजनाय है, तो रंजनाय है नंबर 1 डाल के लिख देंगे। आप लिखेंगे रंज धातु प्लस ल्योट प्रत्यय। ठीक है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लिख लेंगे। दूसरे में क्या है? क्रमते। तो क्रमते है, आप लिखेंगे क्रम प्लस लट प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? आप लिख देंगे ये जड़ानाम। तो आप लिखेंगे जड़ शब्द है, जड़ानाम में जड़ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद देखिए अगला जो लिखेंगे आप कर्मणि है। तो कर्मन शब्द है, इसमें कौन सा शब्द है? कर्मन। कर्मन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर आप लिख देंगे कोविदापि। तो आप लिखेंगे कोविद प्लस अपि। दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर कोविदापि में। और इस प्रकार से आपकी जो व्याकरण टिप्पणियाँ हैं वह व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी विद्यार्थियों। अब देखिए अब अगला जो श्लोक है वो क्या कहता है? अब इसमें ये बताते हैं कवि कि जो पाठक ऐसे हैं जिन्होंने कवियों की कथाओं में आनंद को प्राप्त कर लिया है, उन पाठकों को अन्य कथाओं के माध्यम से आनंद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्या कहते हैं? कि जो पाठक ऐसे होते हैं जिन्होंने कवियों की कथाओं के माध्यम से आनंद की प्राप्ति कर ली है, उन पाठकों को आप अन्य माध्यमों से आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, एक मृग होता है, मृग कहते हैं हिरण को। तो जो हिरण होता है उसकी आसक्ति किस में होती है? दूर्वा घास में होती है। जो दूर्वा घास होती है जो पाई जाती है खेतों में,
वह दूर्वा घास ऐसी होती है विद्यार्थियों जो मीठी होती है। तो जिस हिरण को, जिस मृग को दूर्वा घास का अगर आनंद प्राप्त हो गया है तो उसको अन्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा है, देखिए क्या कहते हैं कि कथासु ये लब्ध रसा कवीनाम ते ना अनुरंजन्ति कथांतरेषु न ग्रंथि पर्ण प्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिका गंध मृगास्तृणेषु। क्या कहते हैं? कथासु। कथासु का तात्पर्य होता है कथाओं में। तो कथासु ये कहते हैं जो लब्ध रसा कहते हैं जिन्होंने रस को प्राप्त कर लिया है। कवीनाम कवियों के को, ते न माने नहीं, अनुरंजन्ति, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, रंजन्ति आनंदित नहीं होते हैं। कथांतरेषु कहते हैं दूसरी कथाओं के माध्यम से। क्या कहते हैं? कथासु यानी कथाओं में, ये माने जिन व्यक्तियों ने लब्ध रस को प्राप्त कर लिया है। कवीनाम कवियों की, यानी कवियों की कथाओं में जिन पाठकों ने रस को प्राप्त कर लिया है। ते न अनुरज्यन्ति कथांतरेषु कि वे दूसरी कथाओं के माध्यम से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन आनंदित नहीं होते हैं। कैसे? कि न ग्रंथि पर्ण प्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिका गंध मृगास्तृणेषु। क्या कहते हैं? न माने नहीं, ग्रंथि यानी जो गांठ होती है, और किसकी? पर्ण प्रणय। पर्ण कहते हैं जो घास होती है, और घास भी कैसी होती है? ऐसी घास जो दूर्वा घास होती है, और उस दूर्वा घास का जिसने आनंद प्राप्त कर लिया है, और दूर्वा घास का जिसने आनंद प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो मृग होते हैं, वह मृग कौन से मृग? कस्तूरिका मृग। वे अन्य तृणों को नहीं खाते हैं। यानी जो व्यक्ति कवियों की कथाओं में आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति अन्य कथाओं के माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक कस्तूरिका गंध वाला जो मृग है, वह अन्य तृणों में जिस प्रकार से अन्य घास फूस आदि को नहीं खाता है, कौन सा? जिसने दूर्वा घास को खा लिया है, वह मृग अन्य दूसरी किसी घास को नहीं खाता है। उसी प्रकार से जिन पाठकों ने कवियों की कथाओं में आनंद को प्राप्त कर लिया है, वे पाठक अन्य कथाओं के माध्यम से प्रसन्न नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? कि जिन पाठकों ने कवियों की कथाओं में रस प्राप्त कर लिया है, वे अन्य कथाओं से अनुरक्त नहीं होते हैं। जैसे दूर्वा नाम के घास का प्रेमी जो कस्तूरी मृग होता है, वह अन्य किसी दूसरी घास को नहीं खाता है। उसी प्रकार से जो ऐसे पाठक होते हैं जिन्होंने कवियों की जो कथाएं हैं उनसे आनंद को प्राप्त कर लिया है, वे इसमें आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखिए, अब आप क्या लिखेंगे? इसमें विशेष लिखेंगे विद्यार्थी। और विशेष में क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा विशेष, रेखांकित कर देंगे। आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में दृष्टांत अलंकार है। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद क्या है? व्याकरण टिप्पणी है। तो आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणियों में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 डाल के कथांतरेषु। कथांतरेषु आप लिखेंगे कथा प्लस अंतरेषु, और यहाँ हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, आप लिखेंगे चरंती।
आप लिखेंगे चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है आप तीसरा लिखेंगे कवि नाम। आप लिखेंगे कवि शब्द षष्ठी बहुवचन। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ये है यह यऊ ये, तो आप लिखेंगे यद शब्द है। कौन सा शब्द है इसमें, यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और फिर उसके बाद है मृगास त्रिणेषु है, मृगास त्रिणेषु, तो आप लिख देंगे मृगा प्लस त्रिणेषु। और यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो जाएगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, यह है श्लोक है हमारा 18 नंबर का। और इस 18 नंबर के श्लोक में कवि क्या कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं और अपने जैसे मूर्ख व्यक्तियों को जो प्रभावित कर देते हैं, तो उनमें जो विद्वान कवि होते हैं, उन विद्वान कवियों के काव्य को समझने की सामर्थ्य नहीं होती है। जिस प्रकार से पानी आग को तो बुझा सकता है, लेकिन पानी रत्नों की कांति को नहीं बुझा सकता, रत्नों की कांति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यह जो काव्य, उसके विषय में कवि बिल्हण क्या कहते हैं, देखिए कि जड़ेषु जात प्रतिभाभिमाना खलाः कवीन्द्रोक्तिषु केवराकाः प्राप्ता अग्नि निर्वापन गर्वम्बु रत्नांकुर ज्योतिषि किम करोति। क्या कहते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों के बीच में अपनी प्रतिभा का अभिमान करने वाले, स्वयं को प्रतिभाशाली समझकर स्वयं गर्व महसूस करने वाले बेचारे दुष्ट व्यक्ति महाकवियों की उक्तियों को समझने में कौन है। जिस प्रकार आग को पानी बुझा सकता है, लेकिन रत्नों की कांति को समाप्त नहीं कर सकता। क्या कहा है, जड़ेषु। जड़ेषु कहते हैं जो जड़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं जड़। जात प्रतिभा, जात माने उत्पन्न हो गया है, प्रतिभा माने प्रतिभा का, अभिमान माने अभिमान। यानी ऐसे व्यक्ति जड़ेषु यानी मूर्ख व्यक्तियों में जात प्रतिभाभिमाना खलाः, यानी जात माने उत्पन्न हो गया है, प्रतिभा माने प्रतिभा का, अभिमान माने अभिमान। ऐसे जो मूर्ख हैं, कवीन्द्रोक्तिषु केवराकाः, कि कवीन्द्रोक्तिषु यानी कवीन्द्र जो व्यक्ति होते हैं उनकी उक्तिषु उक्तियों में, यानी जो कवीन्द्र होते हैं उनकी उक्तियों में वराकाः, वराकाः कहते हैं दयनीय हैं। दयनीय का तात्पर्य होता है कि कवियों की, जो महाकवि होते हैं, उन महाकवियों की उक्तियों को वे समझ नहीं सकते हैं। तो क्या कहा कि जड़ेषु जात प्रतिभा अभिमाना, के मूर्ख व्यक्तियों में जिन्हें
बुद्धि प्राप्त हुई है ऐसे अभिमान वाले जो खला हैं, जो दुष्ट हैं, कविंद्र कहते हैं जो महाकवि हैं, कवियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे कवियों में उक्तिषु केवरा कहा, यानी जो श्रेष्ठ कवि हैं उनकी उक्तियों में दयनीय हैं। और फिर कहते हैं कि प्राप्ताग्नि निर्वापण गर्वम्बु, कि प्राप्त माने प्राप्त हो जाता है, अग्नि निर्वापण अग्नि का बुझाना, किसको? गर्वम्बु, यानी अगर अम्बु को, जल को यह गर्व हो जाए कि मैं अग्नि को बुझा सकता हूँ, तो ऐसा जो जल होता है, रत्नांकुर ज्योति सी किम करोति, रत्नों के जो अंकुर ज्योति होती है, यानी रत्नों से जो किरणें निकलती हैं, उसका क्या कर सकता है। तो इसमें ये बताया है कि जिस प्रकार से जो जल होता है वह अग्नि को तो बुझा सकता है, लेकिन रत्नों के जो अंकुर से, यानी रत्न अंकुर से, रत्नों के अंकुर से, अर्थात रत्नों से जो किरणें निकलती हैं उन पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जिन दुष्ट कवियों को, मूर्ख व्यक्तियों में अपनी प्रतिभा, क्योंकि वे अपने काव्यों को मूर्ख व्यक्तियों में प्रदर्शित करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको अत्यधिक प्रतिभा प्राप्त हो गई है, और इस गर्व से वे जीवित रहते हैं। किंतु जो महाकवि होते हैं उनकी जो उक्तियाँ होती हैं, उनके जो कथन होते हैं, उन कथनों को वे समझने में समर्थ नहीं होते, अर्थात उन उक्तियों को समझने में वे समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से कवि बिल्हण कहते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो बिल्हण है वह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की जाए वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा नाम का अलंकार होता है। कौन सा? अप्रस्तुत प्रशंसा। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि अग्नि वाला उदाहरण दिया है, अग्नि वाला उदाहरण दिया है तो इसलिए दृष्टांत अलंकार हो गया। अब जब आगे आप बढ़ते हैं तो एक जो स्थिति होती है व्याख्या में, वह क्या होती है? आपके व्याकरण टिप्पणी की। अब व्याकरण जब देखेंगे आप, व्याकरण टिप्पणी, तो व्याकरण टिप्पणी में क्या होता है विद्यार्थियों कि जैसे देखिए एक व्याकरण टिप्पणी है, जैसे हम लिखें प्राप्त, तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग है, आप धातु है, प्लस त प्रत्यय है। किसका? नंबर 1 डाल के लिख देंगे आप ये। फिर उसके बाद दूसरी व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे जात है, तो जात है तो आप लिख देंगे जन धातु प्लस त प्रत्यय। इसके बाद तीसरी व्याकरण टिप्पणी आप लिख देंगे, देखिए कवि यह करोति है, तो आप लिखेंगे करोति में क्री धातु है प्लस क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर देखिए प्राप्ताग्नि है ये, आप लिखेंगे प्राप्ताग्नि और यहाँ लाघव चिन्ह लिख देंगे प्राप्त प्लस अग्नि, और यहाँ पर लिख देंगे आप दीर्घ संधि। इसके बाद है कवीन्द्रोक्ति सु, आप लिखेंगे कवीन्द्रोक्ति सु, आप लिखेंगे कवीन्द्र
प्लस उक्तिषु और संधि हो जाएगी आपकी गुण, और सूत्र लगा देंगे आद गुणः। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारे 3 श्लोक हैं उनकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।